आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है क्या? एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक गायनोकोलॉजिकल इशू है जहाँ पे एंडोमेट्रियम यानी गर्भ का जो अंदरूनी लाइनिंग होता है वो वाला टिश्यू कहीं और भी बढ़ने लगता है। ये एक्टोपिक यानी बाहर, एंडोमेट्रियम के बाहर जो टिश्यू बढ़ रहा होता है ये ओवरीज पे देखा गया है, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस के बाहरी भाग पर, पेल्विक ऑर्गन्स में देखा गया। और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। पहले देखते हैं एंडोमेट्रियोसिस कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे मैंने कहा, ये जो इम्प्लांट्स होते हैं एंडोमेट्रियम का जो सेम जैसा टिश्यू कहाँ कहाँ हो सकते हैं? पेल्विक ऑर्गन्स में हो सकते हैं, ओवरीज में, पेल्विक ट्यूब्स में, पेरिटोनियम में हो सकते हैं। और इनका रिस्पॉन्स सेम जैसे एंडोमेट्रियल लाइनिंग का होता है वैसे होता है। तो जब जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन वगैरह सब रिलीज होते हैं ये टिश्यू भी बढ़ने लगता है, सेम रेस्पॉन्स देता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये भी थिक होता है, ब्रेकडाउन होता है और ब्लीड होने लगता है। और इसकी वजह से ये ब्लीडिंग के दौरान बहुत पेन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है पेल्विक रीजन में। इम्यून सिस्टम भी रिएक्ट करता है। एंडोमेट्रियोसिस होने के कारण इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियोटिक जो टिश्यू होता है ये बढ़ता रहता है और मेंटेन होता है। सो ये प्रॉब्लम जब तक वो टिश्यू रहता है और जब तक वो बढ़ता रहता है ये हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में बढ़ता रहता है और ब्लीड होना लगातार चलता रहता है एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में। यही नहीं, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से एडेशंस और स्कार्स भी हो सकते हैं। ये जो बार बार ब्लीड होता रहता है इसकी वजह से हीलिंग के टाइम स्कार टिश्यू हो सकता है और ये स्कार टिश्यू बाकी जो इर्द गिर्द ऑर्गन्स होते हैं उस चिपका सकता है फाइब्रस टिश्यू के द्वारा। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। कैसे? ट्यूबल ब्लॉकेज देखा गया है। ये एडिशंस और स्कार्स जो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होते हैं ये एनाटॉमी को भी बिगाड़ सकते हैं। यानी जैसे जहाँ जो ऑर्गन रहना चाहिए वहाँ नहीं रहते हुए इधर उधर चिपकना शुरू हो जाते हैं। इसके कारण ट्यूब्स में भी ब्लॉकेज हो सकता है और अंडा और स्पर्म मिल नहीं पाते या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, या अगर हो भी जाता है तो एम्ब्रियो नीचे गर्भ में वापस नहीं आ पाता। ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोमास करके एक प्रॉब्लम होता है जिसमें ओवरीज में सिस्ट पाए जाते हैं और इन सिस्ट में ब्लड फिल होता रहता है। ये एंडोमेट्रियोमास अपने साइज के मुताबिक और लोकेशन के मुताबिक अंडों पे भी असर दिखा सकता है और इसकी वजह से अंडे का रिलीज होना भी ठीक ना होना और क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहने के कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, एंडोमेट्रियोसिस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होता है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है ओवरीज में जिसकी वजह से एग का क्वालिटी भी खराब हो सकता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी जो पॉइजनस एनवायरनमेंट मैं जो बता रही हूँ आपको, पेल्विक एनवायरनमेंट जो बिगड़ सकता है ये एग के डीएनए को भी खराब कर सकता है जिसकी वजह से एग का फर्टिलाइजेबिलिटी यानी कि एग फर्टिलाइज होने का कैपेसिटी भी खो सकता है। यही नहीं, एंडोमेट्रियोसिस के कारण जो एटमॉस्फेयर है वो स्पर्म और एग के लिए अच्छा नहीं होता है। स्पर्म अंडे तक पहुंच नहीं पाता, वहाँ पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने की वजह से स्पर्म फंक्शन कम हो जाना, फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन भी बिगड़ जाना एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट में देखा गया है। एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में प्रोजेस्टेरॉन रेजिस्टेंस भी देखा गया है। इसकी वजह से यूट्राइन लाइनिंग ठीक से बढ़ता नहीं है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस होते हैं। इन पेशेंट्स में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इम्बैलेंस तैयार हो जाता है और ये एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा बढ़ने के चांसेस देखे गए ईस्ट्रोजन पेशेंट्स में। सो इसके कारण स्पर्म ट्रांसपोर्ट पे, फंक्शन पे, पेल्विक एनवायरनमेंट में यानी कि पूरा वातावरण पे असर देखा गया है। सर्वाइकल म्यूकस पे भी असर देखा गया है। सर्वाइकल म्यूकस अगर ठीक ना हो तो स्पर्म अंडे तक पहुंच नहीं पाता। इसके कारण अगर एम्ब्रियो भी तैयार हो जाए तो इम्प्लांट होने के चांसेस कम होते हैं। जो रिसेप्टिविटी होता है, जो सिग्नलिंग कैपेसिटी होता है एंडोमेट्रियम का वो कम हो जाता है जिसके कारण अगर एम्ब्रियो गर्भ तक पहुंच भी गया तो वो चिपक नहीं पाता और जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं एंडोमेट्रियोसिस होने से? क्रॉनिक पेल्विक पेन यानी पेट में क्रॉनिकली दुखना, हमेशा बार बार दुखना, स्पेशली पीरियड्स के टाइम, पीरियड्स बहुत पेनफुल रहना और इंटरकोर्स के दौरान पेन होना, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना और इनफर्टिलिटी कुछ सिम्टम्स है। इसे डायग्नोस इस तरह किया जाता है कि आपके हिस्ट्री के द्वारा और अल्ट्रासाउंड, MRI के द्वारा, कभी कभी लैप्रोस्कोपी भी करके इन्वेजिवली सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा देखा जाता है कि अंदर कितना एंडोमेट्रियोसिस है और बायोप्सी के द्वारा इन छोटे छोटे पार्ट्स को टेस्ट किया जाता है। मेडिसिन तो पहले पेन के बारे में बताऊंगी आपको। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं पेन को मैनेज करने के लिए, स्पेशली बहुत सीवियर कंडीशंस में, और हार्मोनल थेरेपीज भी दिए जाते हैं इन एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज को कम करने के लिए, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गए, GnRH एगोनिस्ट और विविध तरह के हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो पीरियड को बंद करते हैं जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू जो है उसका ग्रोथ और एक्टिविटी भी कम होता है। जब वो कम हो जाता है उसके बाद अगर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो इन
पिल्स को निकाल दिया जाता है। कभी कभी लैप्रोस्कोपी भी किया जाता है और ये जो एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स हैं, सिस्ट्स हैं, एडिशंस हैं, इनको ठीक किया जाता है पेल्विक एनाटॉमी को ठीक करने के लिए, यानी कि जहाँ जो ऑर्गन रहना चाहिए उसे वापस सर्जरी द्वारा ठीक किया जाता है। कभी कभी हिस्टेक्टमी भी किया जाता है, बट बहुत रेयर कंडीशंस में, स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं तब हिस्टेक्टमी यानी कि यूट्रस का निकाल देने का जो सर्जरी होता है वो किया जाता है आखिरी रिसोर्ट की तरह। जब प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और नेचुरली नहीं आ रहा होता है तो IVF भी किया जाता है इन पेशेंट्स में, जहां उनके अंडे निकाले जाते हैं, उनको बर्थ कंट्रोल पिल्स GnRH एगोनिस्ट पे रखा जाता है, पीरियड्स को रोका जाता है, सिर्फ गर्भ को बढ़ाया जाता है। जब गर्भ का लाइनिंग अच्छा हो जाता है तब इस एम्ब्रियो को वापस गर्भ में डाला जाता है। सो एंडोमेट्रियोसिस में सीवियरिटी के मुताबिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं, उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपके बच्चे हो गए हैं क्या या बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये सब देखते हुए ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से तो भी बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।